हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो गोधूली हिंदी है, जिसको आप राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, उसका चैप्टर फर्स्ट मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया था। तो हालांकि मुझे उन दोनों को साथ में करवाना चाहिए था, लेकिन करवा नहीं पाए। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेसन में जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आइए हम आपको सवाल को दिखाते हैं। तो पहली बार है तो घंटा का बटन, सब्सक्राइब वगैरह सब लोग फटाफट जल्दी से कर लेना और ऑल पर प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिलेगी, ठीक है। एंड आप जो है सबसे पहले व्यूअर हो गए। सबसे पहले सवाल यहाँ पे बनता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यहाँ पे सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। आपको ना देखो, सवाल का जवाब याद करना चाहते हो आप, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको ना सबसे पहले लेसन को अध्ययन करना चाहिए। मैंने लेसन का एक बार निचोड़ मैंने पढ़ाया था। हालांकि आप जब लेसन को अध्ययन करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल का जवाब याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लेसन का अध्ययन जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, कि कौन सी विडंबना की बात करते हैं लेखक। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, लेखक जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं, क्योंकि इसका लेसन का नाम ही जातिवाद है ना, श्रम विभाजन और जातिवाद। तो जातिवाद की ही विडंबना की बात करते हैं। इसके पोषक कार्य कुशलता आधार पर इसके स्वरूप का समर्थन करते नजर आते हैं। इसके पोषक कार्य यानी कि जो इसका जो काम है जातिवाद का ना, जो पोषक कार्य मतलब जो काम किया जाता है, कार्य कुशलता आधार पर इसके स्वरूप का समर्थन करते नजर आते हैं। यानी कि लेखक कहते हैं, जो रविन्द्रनाथ क्या बोलते हैं, लेखक का नाम कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि लोगों को कार्य कुशलता के आधार पर जो हमको काम देना चाहिए, और उसी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं कौन, बाबा साहेब अम्बेडकर। क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला है कि लोगों के पास जितना क्षमता है ना, उसी की क्षमता के हिसाब से जो है काम देना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, अभी तो पढ़ चुके हैं। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज ने कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। आधुनिक सभ्य समाज ने, जो सभ्य समाज का मतलब हुआ एक अच्छा समाज, जो लोगों की पावर को समझ रहा, लोगों की बुद्धि को समझ रहा, लोगों के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्य है वो लोग, उसके आधार पे उसको काम मिलता है। जैसे कोई डांस करने में ज्यादा सक्षम है, तो उसको लोग, सभ्य समाज जो है ना, उसको डांसर बनाना चाहते हैं। कोई गाना गाने में एक्ट हो रहा अच्छा, तो उसको गाने के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो ये आज के सभ्य समाज जो है ये कदम उठा रहे हैं। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप क्या है, जाति प्रथा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी कि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मेरा गला फंस रहा, आगे बढ़ते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, क्या क्या आपत्तियां। देखिए, जातिवाद के पक्ष में लेखक ने यही तर्क दिया है कि जाति श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी स्वरूप लिया। बिल्कुल सही बात बोला है कि लेखक बोला कि जाति प्रथा में, जातिवाद में जो है जाति श्रम विभाजन तो हो रहा है, उसके साथ साथ जो श्रमिक विभाजन भी हो रहा है। यानी कि जो लोग काम करने वाला है ना, तो ये लोग यही काम करेगा, ये वाला मजदूर यही काम करेगा, ऐसे भी हो रहा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है। बिल्कुल भारत में भी ऐसा देखा जाता है कि ऊंच नीच भी कार्य के आधार पर, अगर वो चमार जाति का है तो उसको नीचा समझ रहा है ना, कोई ब्राह्मण जाति तो ऊंचा समझ रहा है। मतलब आज के काम के हिसाब से नहीं है। आज देखो भारत के राष्ट्रपति कौन है ना, एकदम दलित परिवार से आते हैं, एकदम निचला जाति से आते हैं, भारत के राष्ट्रपति बने हुए, लेकिन फिर भी लोगों के मन में क्या है कि नीचे जाति के लोग हैं, लेकिन वो देखो कहाँ अभी भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो लोगों के अभी भी मन में भावनाएं बनती है, काम के आधार पे तो नहीं बनती। काम इन्हें देखता है कि काम क्या कर रहा, काम कितना बड़ा कर ले, लेकिन अभी भी भारत के लोग जो है, हमारे लोग मानते हैं ये काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन छोटा तो छोटा जाएगा, ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभ्य समाज ऐसा नहीं सोचता है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं जा सकती। क्या बोलता है, जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं जा सकते।
जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ की जाति मनुष्य की रुचि ही आधारित नहीं है। बिल्कुल सही बात बोला है। यहाँ की जाति जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पारंपरिक कार्यकुशलता के आधार पर है। मतलब एकदम शुरू से खानदानी चलते आ रहा, बाप ने बढ़ी वाला काम किया तो बेटा भी बढ़ी वाला काम करेगा, पोता भी बढ़ी वाला काम करेगा, है ना। जब बाप दादा को जब पोता मिलता है, नया नया पोता जब पैदा होता है तो बोलता है अरे पोता तुम एकदम नंबर 1, खानदान का नंबर 1 तुम बढ़ी बनोगे। तो परंपरा से जो चलते आ रहा है ना वही लोग मानते हैं आजकल, है ना। मतलब रुचि नहीं है कि अरे नहीं हम लोग कर रहे थे खेती काम कर रहे थे, हम लोग जो है बढ़ी वाला काम कर रहे थे, तुम बढ़ी वाला काम नहीं करोगे, तुम पढ़ोगे लिखोगे IAS बनोगे, IPS बनोगे, देश की सेवा करो, अच्छे नौकरी पे करो। ऐसा अभी भी बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई कैसे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो इतना लंबा चौड़ा मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ो और अपने लफ्जों में अपने शब्दों में इसको लिखो, वही काफी तुम्हारा आंसर है। उत्तर यहाँ पे क्या है कि भारत में जाति प्रथा पेशा के आधार पर बांटी गई है, जिससे मनुष्य जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बंधन में बंधा हुआ रहता है, भले ही यह पेशा अनुपयुक्त ही क्यों ना हो। बिल्कुल, मतलब बहुत लोग का पेशा पसंद भी नहीं होता है, उसको पसंद नहीं है पेशा, उसको चमार का काम करना पसंद नहीं है, उसको डोम का काम करना पसंद नहीं है, लेकिन बेचारा मजबूर है कि मेरा जात ही यही है। लेकिन अब जिसको पसंद नहीं है वो कैसे वो काम करे, ठीक है ना। कभी कभी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती तो वो अपने आप को इस समाज में स्वतंत्र ना पाकर भूखे मरने की राह पे होते हैं। मतलब चाहता कि यार हम अब ये डोम वाला काम नहीं करें, हम कुछ आगे काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी समाज में ऐसा बंटा हो कि समाज उसको आज़ादी नहीं दे रहा है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, है ना। हिंदू धर्म की जाति किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। अभी भी हिंदू जाति में ऐसा देखने को मिलता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। हाँ, अभी भी किताब में बताया गया है कि हिंदू जाति में अभी भी ऐसे लोग हैं जो पैतृक पेशा है, पैतृक मतलब बाबा दादा के जमाने जो चलते आ रहा पेशा वही काम करेगा, अभी नया काम कोई नहीं करेगा। अभी भी बहुत लोगों के मन में ऐसा चलते हैं, भले ही वह व्यक्ति उसमें पारंगत हो या ना हो। भले ही अगर बोल दे तुम बढ़ी काम करोगे, क्योंकि बाप दादा भी बढ़ी था, बाप भी बढ़ी था, अब पोता ही बढ़ी बनेगा। अब पोता को बढ़ी काम करने में मजा नहीं आ रहा, लेकिन चाहे वो उसमें पारंगत हो, क्या बोल रहा, भले ही व्यक्ति उसमें पारंगत हो, उसको आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन करना पड़ेगा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना मिल पाने की स्थिति में भारत में बेरोजगारी भी बहुत तेजी से बढ़ गई। अब देखो किसी को मन ही नहीं करेगा यार, अब किसी को बढ़ी वाला, हालांकि बढ़ी वाला काम खराब नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानें चलती है, अच्छी दुकान चलती है, लेकिन यार उसको मन नहीं करने का है तो कैसे होगा। जैसे बाप डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, पोता भी बोलेगा डॉक्टर बनो, लेकिन पोता चाहता नहीं हम डॉक्टर नहीं बने, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम IAS बनना चाहते हैं। और वो बोलेगा नहीं हमारा दादा परदादा सब डॉक्टर था, तुम भी डॉक्टर बनो। अब उसको मन ही नहीं लगेगा तो फिर क्या करेगा वो, अब वो ऐसे तो बेरोजगारी हो जाएगा ना। मन नहीं रहेगा, मन से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको तो नौकरी मिलना मुश्किल है जाएगा, है ना। इसलिए जिसको जो इच्छा होना चाहिए होता है मन में, वही काम करना चाहिए। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं भाई साहब, देख लो यहाँ पे। तो यार अब तुम लोग इसको पढ़ लो फटाफट, है ना। क्या बोलते हैं लेखक, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद को माना है ना। सवाल बन सकता है किसको माना है, जातिवाद को माना है, क्योंकि जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त है। यह श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, इसमें व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें बहुत से लोग निर्धारित कार्य को आरुचि के साथ केवल विवश करते हैं, मतलब मजबूरी में करते हैं। अतः सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यह सवाल ऑब्जेक्टिव में बनता है जी कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है, क्योंकि इसमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि का आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को में जकड़कर निष्क्रिय बना दिया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कुछ भारी से सवाल नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, दिमाग में आ जाएगा। लेखक के पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक बनाया गया। देखो अब क्यों बोला, तो पहले देखो कार्य कुशलता के आधार पर जाति प्रथा पोषक के तथ्य पर इसका समर्थन करता है। सबसे पहली बात लेखक बोलता है कि जो आदमी जितना कार्य जिस काम के लिए कुशल है उसको वही काम दिया जाए, ठीक है। जाति प्रथा वर्ग का विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि समाज में ऊंच नीच को, बिल्कुल जाति प्रथा नहीं करता विभाजन, समाज जो है जाति को देख के छोटा बड़ा विभाजन कर देता है, ये बताया हानिकारक है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल जाति प्रथा में जो श्रम विभाजन है ना, ये श्रम जो है स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मतलब उसकी जो चाहता है उसको काम नहीं मिलता वो। इसमें व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई महत्व ही नहीं होता है। कोई आदमी अपना मन से प्राइवेट चाहे कि यार हम ये काम करें, हम वो काम करें, ऐसा कहीं नहीं चल सकता है। जाति प्रथा में ऐसा
मना किया गया है। हिंदू धर्म में जातिगत पेशा बदलने की अनुमति नहीं देता, ये भी हानिकारक है। भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न मिल पाने से बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन गया है। पेशा बदलेगा नहीं भाई। अब सपोज डेट कोई ऐसा काम कर रहा, उस काम में मंदा हो गया तो भाई आगे कैसे काम करेगा, कैसे जीवन चल पाएगा उसका, फिर तो वही काम करते रह जाएगा। लेकिन उस काम में मंदा है तो कैसे आगे बढ़ेगा। मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। तो ये सब है हानिकारक का कुछ पॉइंट। ओके, एंड मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का अवश्य माना है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की अगर स्थापना करना है तो लेखक ने लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं वरन सामूहिक जीवनचर्या की एक विरीति बोला कि लोकतंत्र एक पद्धति नहीं बल्कि एक पूरी जीवन जीने की एक रीति है, रिवाज है। समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान ही सच्चा लोकतंत्र है। अगर समाज में एक दूसरे से मेल जोल करके रह रहे, भाईचारा के साथ रह रहे, सबसे बड़ा लोकतंत्र वही है। हर किसी को आज़ादी दे रहे हैं, तुम इससे मिल सकते, तुम उससे मिल सकते हो, है ना। मतलब आपस में मेल जोल के साथ अगर रह रहे हो समाज में, ये सबसे बड़ी लोकतंत्र है। इसमें अपने साथियों का प्रति सद्भाव और सम्मान का भाव है। हर एक दूसरे को सम्मान करेंगे, साथी को, है ना, भाव देंगे, सम्मान देंगे, श्रद्धा उसको दिया जाएगा। तो ये सब अगर रहेगा तभी सच्चे लोकतंत्र हो सकता है, नहीं तो फिर फालतू का लोकतंत्र है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 8 सवाल बता दिया। मेरे ख्याल से इस लेसन से 8 ही सवाल है इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लीजिए एक बार। आप एक से 2 बार जरूर कहानी को ध्यान से पढ़िएगा और इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ऐसे ध्यान से आपको भी समझना है। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना। एंड आपको इसमें से कितना सवाल याद था, अगर याद नहीं था तो अभी आप जल्दी से फटाफट जाके याद करो और नीचे कमेंट करो कि आपने कितना सवाल याद किया। ओके, तो आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, वीडियो क्लास करते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।